नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 आरोपियों को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले की खबर सुनकर भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती के बंगले पर जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गईं। इधर अब इस पूरे मामले को लेकर यानी फैसले को लेकर सियासत में भगवा आतंकवाद शब्द को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और संसद से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन और सड़क तक भाजपा कांग्रेस में बार पलटवार का दौर जारी है। तो पहले सुनेंगे प्रतिक्रियाएं, किसने क्या बयान दिए इस फैसले के बाद, और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वे इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए, ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीएसए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था, तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद को रंगीन बनाना ये उन लोगों का काम था जो अल्पसंख्यकवाद कर रही थी, और उसी के कारण फिर उन्हें भगवा आतंकवाद शब्द की रचना की। इसलिए आतंकवाद का कोई रंग होता ही नहीं है। और जिस गेरुआ और केसरिया आतंकवाद की वो बात कर रहे थे, हमारे देश के राजपूतों ने, देश के राजाओं ने और मुगल शासकों और अंग्रेजों के खिलाफ जिन्हें भी लड़ाई लड़ी है, उन्हें केसरिया पगड़ियां पहन करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए जिनने ये महापाप किया है कि भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, फिर उसको साबित करने के लिए बेकसूर लोगों को, मुझे इतना दुख होता है सोच के कि एक कर्नल को कितना शारीरिक प्रताड़ना दी गई, इस साध्वी को, प्रज्ञा को कितनी प्रताड़ना दी गई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिजिकल टॉर्चर हुआ, और ऐसे कितने लोगों का टॉर्चर हुआ होगा जिनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। स्वामी असीमानंद का टॉर्चर हुआ, और इस सब की बदौलत है कि आज हम लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। और मैं तो माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, इनकी तो सजा होनी चाहिए। वो झूठा साबित हुआ, और ये समाज जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि पहले ही ये लोग जानते थे कि हिंदू कभी इस दिशा में न रहा है न होगा, लेकिन आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया। तो कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का जिनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आज दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है।
लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। देखिए, अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर अब चर्चा की बात है। धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र एटीएस के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे, और जब काम निकल गया तो उनसे पीछा छुड़ा लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर फुल पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, और अमित तांबरे जी कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो अजय सिंह जी, पूरी भाजपा जश्न मना रही है और कांग्रेस को बार बार कोस रही है, ताने मार रही है, तंज दे रही है। तो ये जो फैसला है ये वास्तव में ऐतिहासिक है कि बाकी के सवाल तो आपने सुन ही लिए हैं, अभी कांग्रेस चुप नहीं है? देखिए महेंद्र जी, आज जिस तरह से एनआईए के चार्जशीट के ऊपर न्यायालय ने फैसला किया है, आज ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तरह से षड्यंत्र करके संस्थानों का दुरुपयोग कर और निर्दोष लोगों को फंसाया गया, उन्हें यातनाएं देने का काम किया। साध्वी प्रज्ञा जी, जिनकी आज उम्र मुश्किल से 45-50 साल के बीच में है, उनकी किस तरह की स्थिति हो गई ये सभी ने देखा है, कितनी यातनाएं उनको दी। तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई थी, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और भगवा आतंकवाद सिद्ध करने के लिए मासूम निर्दोष लोगों को फंसाने तक का कृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी के झूठ की आज कलई खुल गई है। देश ने देख लिया है, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं का ये षड्यंत्र था जो आज पूरी तरह उजागर हो गया है। कांग्रेस पार्टी को तो देश से माफी मांगना चाहिए कि इस तरह का कृत्य उन्होंने किया, और जिन लोगों ने वो पीड़ाएं झेली, उनके परिवारों ने जो पीड़ाएं झेली, उसका तो कोई हर्जाना हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारें जिम्मेदार हैं। इस तरह की राजनीति करने वालों को जनता पहचानती है, इसीलिए जनता इन्हें लगातार नकार रही है। आज ये ऐतिहासिक फैसला है और आज ये प्रमाणित हो गया है कि हिंदू कभी आतंकी नहीं होता है और हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये केवल कांग्रेस की लाइब्रेरी में रखी जाती है कि जो भगवा आतंकवाद कहते हैं, हिंदू आतंकवाद कहते हैं। देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने ये षड्यंत्र रचा था। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगना चाहिए तत्काल जो उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र किया। अमित तांबरे जी, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कई नेताओं के नाम लिए, इन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, यही बात दोहरा रही हैं उमा भारती और कह रही हैं कि ये षड्यंत्र पूर्वक भगवा आतंकवाद का शब्द ईजाद किया गया था और भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द नहीं होता। अमित तांबरे जी।
हाँ महीन जी, नमस्कार। तो माफी मांगनी चाहिए देश से कांग्रेस को, कह रहे हैं अजय सिंह जी। मालेगांव का फैसला आ गया है, जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को भी माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जब साध्वी प्रज्ञा जी ने महात्मा गांधी के प्रति जो टिप्पणी करी थी, तो फिर उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को भी मानना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया के अनुसार तो आज भी वो नाराज बताए जाते हैं। और ऐसा साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो माफी मांगना चाहिए? और ये कौन सा ऐसा अंतिम सत्य हो गया है कि इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को जिस गलतफहमी में रहना है वो रहे, लेकिन अंतिम सत्य आने तक, और मुझे लगता है जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पूरा विस्तृत अध्ययन करने के बाद इस पर यदि हम कोई बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए, घटना तो हुई है, लोगों की जानें तो गई हैं, किसी न किसी ने साजिश तो की है। अब किसने करी है, क्या हुआ है, मुझे लगता है कि जब तक इसका विस्तृत अध्ययन ना हो जाए आदेश का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ना जाए, जब तक मुझे लगता है कि इस तरह की जल्दी बयानबाजी जो है वो नहीं करना चाहिए किसी को। उमा भारती कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार ने साजिशन फंसाया है इनको, और सबूत इकट्ठे करके दिए थे उस समय, लेकिन वो सबूत नाकाफी थे, क्योंकि पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मान रहे थे कि ये केस झूठा है, और सरकार में उनके नाम भी ले रहे हैं, वो पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, तमाम सारे नाम, दिग्विजय सिंह जी का भी जिक्र है। देखिए, उमा जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। अब उमा जी की बात का मैं क्या जवाब दूं? अभी 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 2 सरकारों के समय सबसे ज्यादा मेरा परिवार परेशान रहा है, एक तो 90 और 91 की सरकार में, और दूसरा 2006 से 2013 तक की सरकार में। तो इस दोनों समय में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उमा भारती जी के बयान का क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे फैसले को लेकर? 17 साल बाद इस फैसले को ऐतिहासिक मान रही है भारतीय जनता पार्टी, और अब तो पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी है कि भगवान आतंकवाद शब्द होता ही नहीं और हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। देखिए महीन जी, इसमें जब हम मालेगांव ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो मालेगांव ब्लास्ट 2 बार हुए थे, एक बार 2006 में, एक बार 2008 में। आज जो फैसला आया है ये 2008 का फैसला आया है, और 2006 का जो फैसला है वो अभी आया नहीं है। उसमें लोकेश शर्मा जो हैं वो और 3 और लोग आरोपी हैं जिसमें। आज वाले में साध्वी प्रज्ञा, जो मेन लोग थे, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, तो ये दोनों थे, और भी बाकी 6 लोग और थे। तो आज जो फैसला आया है वो कोर्ट ने अपना कहा है। हालांकि जो अमित तावरे जी सही कह रहे हैं कि ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, कोई भी छोटी कोर्ट, अपने यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अंतिम सत्य नहीं होता है, जो कि फिर राष्ट्रपति के पास चली जाती है अगर किसी को फांसी होती है तो। और इतना 17 साल अपने देश में इतने इंपॉर्टेंट केस में लग जाते हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। कौन गलत है कौन सही है वो एक अलग बात है, पर इतना बड़ा केस, जैसा कि अभी तावरे जी ने भी कहा और पूरी दुनिया जानती है कि इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी, उसमें 17 साल लग गए केस को यहाँ तक पहुंचने में, वर्डिक्ट आने में। ये हमारे कहीं ना कहीं अपने सिस्टम की खराबी है। एक बात तो ये है, आज ये फैसला आ गया है, फैसला आ गया, और ये चलो इन लोग सब ने, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे, कई जगहों पर आतिशबाजी हो गई और कई जगहों पे सेलिब्रेशन हो गया, सब हो गया। लेकिन आप उस कर्नल पुरोहित को, बिकॉज आई नो दैट फैमिली वेरी क्लोजली, कर्नल पुरोहित और उसके परिवार के बारे में सोचिए कि जैसे ही वो एक बहुत ब्राइट ऑफिसर थे मिलिट्री इंटेलिजेंस के, और उनका पूरा करियर खत्म हो गया और कोई उनके ऊपर आधार नहीं था जो पकड़ा गया। अपन किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर एजेंसी पे इल्जाम है कि क्या सोच के उनको पकड़ा गया, ऐसी कंडीशंस में बेचारे को पकड़ा गया। वो कोई कोर्स कर रहे थे, इन सर्विस कोर्स कर रहे थे, और आपको खराब बात ये है कि उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो आसपास के स्कूल वाले बच्चे, जो दूसरे बच्चे थे, वो कहते थे आतंकवादी के बच्चे। आज उसके बाद वो छूट, सब कुछ हो गया, बरी हो, मतलब छूट के आए और वापस फौज ने उनको वर्दी दे दी। लेकिन वो जो 10, 12, 15 साल की सीनियरिटी वो तो खत्म हो गई। उनके जूनियर सारे उनसे बहुत सीनियर, कोई ब्रिगेडियर बन गया, कोई और ऊपर चला गया, और एक तो उनका करियर खत्म हो गया, दूसरा उनके ऊपर जो दाग लग गया। अब तीसरा पॉइंट है जो 2006 वाली बात है, उसमें एक चीज है कि देखिए उसमें RDX मिला, उसमें ऑटोमेटिक राइफलें मिली,
और उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो पहले सब सिम्मी के लोग थे, सब सिम्मी के किसी न किसी मामले में, एक या दो मामलों में अंदर जा चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन सबको, आठों को छोड़ दिया गया और फिर नई एंट्री हो गई नए लोगों की। अब वो तो कोर्ट, अपन उसमें कुछ बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया रामजी कालसांगरा के बारे में, जो इंदौर के ही हैं, तो बंगाली चौराहे के पास में उनकी साइकिल रिपेयरिंग की छोटी सी शॉप थी, क्योंकि उनको भी पर्सनली जानने के कारण अपन इतनी बात कर पा रहे हैं उस बारे में। वो एब्सकॉन्डिंग नहीं है, वो फरार नहीं है, उसके बारे में है भी जो भी धाराओं में केस लगा हुआ है कि एटीएस ले गई और गायब कर दिया, ऐसा माना जा रहा है उनके परिवार के द्वारा कि उनको मार दिया गया है। अब वो केस अलग चल रहा है, उस केस में हो सकता है आज नहीं तो कल कुछ पुलिस वाले फंसेंगे, जेल भी जाएंगे और जो होगा सो होगा। लेकिन एक बात ये है कि ये जिस तरह के भी केस हैं, ये साल 2 साल में, अभी अपन देख रहे हैं कि पिछले साल का कोई मर्डर केस था, इस साल वो फैसले पे आ जाता है और साल सवा साल में फैसला हो जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट केसेस में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लगता है तो जो दिक्कतें आती हैं वो उसका जो हर्जाना होता है वो कोई नहीं पूरा कर सकता। आप भली फैसले में उसको बरी कर दो, फैसले में आप कह दो कि आप आरोपी नहीं थे, कोर्ट के लिए तो एक लाइन है छोटी सी कि आप आरोपी नहीं थे, पर वो 17 साल उस आदमी के कैसे निकले हैं, ये जो है बहुत चिंता की बात है अपने सिस्टम के लिए। ठीक। अजय सिंह जी, अमित तांवरे जी कह रहे हैं अंतिम सत्य नहीं है ये फैसला, इसके ऊपर भी कोर्ट है और सबूतों को लेकर तो सवाल उठाए ही जा रहे हैं कि सबूतों के अभाव में बरी किया गया, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार को अब आगे की कोर्ट में अपील करनी चाहिए, ये सलाह भी दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, और नहीं जाएंगे तो सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, 2008 में जब ये घटना हुई उस समय महाराष्ट्र और केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, और इस घटना के 5 साल बाद तक कांग्रेस की सरकार 2014 तक महाराष्ट्र में भी रही और केंद्र में भी रही। तो ये कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकारों ने दोनों ने मिलकर ये एक षड्यंत्र रचा था, और ये कांग्रेस की वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत षड्यंत्र था जिसमें एक अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन के खिलाफ ये रचना रची गई। अगर कांग्रेस कहती है कि उनका मामला ठीक था और एनआईए ने सही जांच की थी, तो 5 साल तो उन्हीं की सरकारें थी, महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी, तो उसी समय उन प्रमाणों को न्यायालय के सामने रख के और प्रमाणित कर देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को पूरी तरह राजनीतिक उपयोग किया और राजनीति के लिए दुरुपयोग किया। और मैं एक और हास्यास्पद बात देखता हूँ, देखिए महेंद्र जी, कुछ दिनों पहले बॉम्बे ब्लास्ट के भी कुछ आरोपियों को न्यायालय द्वारा बरी किया गया था, और उस मामले में क्योंकि वो कांग्रेस के फेवरेट वोट बैंक वाले आरोपी थे, तो उनके बरी होने में कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कांग्रेस न्यायोचित मांगती है। लेकिन आज जहां कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी का भंडा फूट गया और न्यायालय द्वारा, जबकि देश में माना जाता है कि न्यायालय के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी होकर न्यायालय के ऊपर भी सवाल उठा रही है कि हम इस फैसले को भी नहीं मानते अंतिम, हम तो आगे देखेंगे। आज का तो सत्य यही फैसला है ना। लेकिन जब बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी बरे होते हैं तो कांग्रेस को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको कांग्रेस पूरी तरह सही मानती है। ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था और ये प्रमाणित हो गया, और जिन परिवारों ने इस वेदना को झेला है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। साथ ही मालेगांव ब्लास्ट में जो मारे गए उनको भी न्याय नहीं दिला सके क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया और सही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। तो जो पीड़ित मारे गए उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, और साथ ही जिन लोगों को षड्यंत्र करके फंसाया वो तो आज प्रमाणित ही हो गया है। उन परिवारों ने जो वेदना झेली है वो तो कोई शब्दों से समझा नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए और इस तरह की राजनीति छोड़ना चाहिए। चलिए, तो अमित तांवरे जी, कांग्रेस पार्टी को अभी भी अटैक है, माफी मांगनी चाहिए, तो क्या लगता है कि आगे के कोर्ट में जाना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार ही निर्णय लेगी वो तो। देखिए महेंद्र जी, बड़ा ही ऐसा विषय है कि इसका जवाब मुझे लगता है कि सभी को विदित है, और वो पार्टी के प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और
केंद्र की सरकार ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था और इसको लंबा इसलिए खींचा गया क्योंकि सियासी माइलेज लेना चाहते थे कांग्रेस के लोग। मेरी बात तो सुनिए आप जी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, उस सरकार बनाने का आधार ही फर्जी घोटाले थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्लाते थे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जमीन से पाताल तक घोटाला कर दिया कांग्रेस ने। और आज उन सारे घोटालों को न्यायालय ने क्या बोला है? तो क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए? कई लोग तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए बरी होके। तो जब जो घोटाले नहीं हुए थे, जिसमें आपने 140 करोड़ जनता को गुमराह किया, क्या उसके लिए ये लोग माफी मांगेंगे? तो देश बड़ा है या साध्वी प्रज्ञा बड़ी है? पहले तो इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जिन फर्जी घोटालों की खबरें फैला के आपने जनता को गुमराह करके देश में सरकार बनाई, और जब न्यायालय से सारे मामलों से सभी लोग बरी हो गए, तो क्या किसी एक भी नेता ने माफी मांगी या सरकार से इस्तीफा दिया? पहले इस बात का जवाब देना चाहिए। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, फाइनल यही है कि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, चाहे देखिए असदुद्दीन ओवैसी हों, वो तो उठा ही रहे हैं, वो तो 4 सवाल उठा रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुन ही लिया है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अभी शांत बैठने वाली, कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा। देखिए, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है, और अगर अपने देश में और किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष और विपक्ष मिलजुल के काम करे, फिर तो लोकतंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा विरोध होना जरूरी है, और कुछ मामले ऐसे रहते हैं कि, लेकिन एक बात जरूर है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को अपन 26/11 से थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए जोड़ते हैं कि वो जो 26/11 का अटैक हुआ और 26/11 के अटैक के बाद अजीज बर्नी की किताब इतने कम दिनों में, मतलब आप सोचिए कि हमने भी इतने अपने जीवन में, पत्रकारिता जीवन में कम से कम 12-15 बड़े ऑथर से और लंबी बात करिए, 2-2, 4-4 घंटे की बात की है। इतने कम दिनों में एक इतनी गंभीर विषय की किताब बाहर आ जाती है, और उसको जो है उसका विमोचन करने जो लोग थे उस स्टेज पर, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कौन कौन लोग वहां पर थे, क्या सोच रही होगी। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी होती है, राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस है, भाजपा है, दूसरी मार्क्सवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, ये पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी। जैसे अभी तावरे जी ने खुद ही कहा, बहुत सारे यहाँ थे वहां चले गए, बहुत सारे वहां के यहाँ भी आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है पार्टियों के नाम भी बदल जाएं आने वाले समय में, कुछ के कुछ हो जाएं, जैसा हमने कई बार देखा है। लेकिन ये जब मामला देश का होता है, जब मामला कंट्री का होता है, नेशन का होता है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26/11 की जो घटना थी ना, वो कोई छोटी घटना नहीं थी। जिस तरह से घटना हुई और उसके बाद किताब का विमोचन हुआ, अगर उस पर सही तरीके से स्टडी हो जाए तो अब अजीज बर्नी ने, तो अभी मालेगांव पर चलेगी सियासत, और नहीं, अजीज बर्नी ने माफी मांग ली, तो वैसे ही आपको बता रहे क्या माफी, उसी किताब पे माफी मांगी जो किताब उन्होंने लिखी थी। तो मालेगांव पर सियासत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बड़ा वोटर्स हैं वो उससे नाराज होंगे इस वर्डिक्ट से, और एक बहुत बड़ा जो वोटर का वर्ग है वो इससे खुश होंगे। तो जिसके जो वोटर्स होंगे उसके लिए उसको काम तो करना पड़ेगा, भाजपा को अपने वोटर्स के लिए। मतलब बात तो वही सियासत पर आकर टिक गई फिर जौहरी साहब। जी बिल्कुल। तो देखिए, अपने वोट बैंक के लिए काम तो हर पार्टी को करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सी पार्टी क्या स्टैंड लेती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद खुश हैं। उमा भारती तो देखिए हर मीडिया पर्सन से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने जवाब भी दिए, जो भी सवाल किए वो जवाब दिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जो फैसले से जो बरी हुए हैं वो और उनके सहित 7 लोग, तो निश्चित तौर से एक बहुत अचीवमेंट मानती हैं उमा भारती। और बाकी के तमाम सारे नेताओं के बयान आपने सुने ही हैं, प्रतिक्रियाएं हमने आपको इस पूरी बहस के दौरान सुनवाई दी, कौन क्या कह रहा है। तो बहुत धन्यवाद अमित तावरे जी, बहुत धन्यवाद आपका अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी शुक्रिया। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मालेगांव का फैसला आया है, अब इस फैसले को लेकर
जो सवाल जवाब हो रहे हैं या जो बयानबाजी हो रही है, जो एक दूसरे पर तीर छोड़े जा रहे हैं, जो तंज कसे जा रहे हैं, उनका अभी आगे आगे और क्या एक्शन और रिएक्शन होता है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।